जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग की। और ये स्पेशली जो रिकॉर्डिंग की जा रही है ये मंसूर शेरवानी भाई के चैनल के लिए की जा रही है। और इसको आप रिकॉर्डिंग को सिर्फ इन्हीं के चैनल पर देख सकेंगे। अगर कोई भी हमारी इस वीडियो को कॉपी करेगा तो उसको हम कॉपी राइट्स की बिल्कुल इसके राइट्स हैं हमारे पास, और हम उसको मतलब ब्लॉक करवा देंगे उस चैनल को। कोई भी जिसने भी इस वीडियो को देखना हो तो कोई भी इस वीडियो को कॉपी नहीं करे बल्कि इसी चैनल से वॉच करे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। हम अपनी ट्रेनिंग का स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल उन लोगों के लिए हमने इस ट्रेनिंग को शुरू किया है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑपरेट करना बिल्कुल नहीं जानते हैं। ठीक है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन भी होगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूँ समझ लो कि ज़ीरो टू हीरो। ठीक है, ज़ीरो टू हीरो लेवल तक आप लोग जाओगे, मीन्स कि आप बिल्कुल रॉ हो, आपको बिल्कुल कुछ इस्तेमाल करना नहीं आता, आप बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल पर जाओगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करने में। आपने ये ट्रेनिंग मुकम्मल लेनी है, इसकी मुकम्मल वीडियोस देखनी है और इन वीडियोस का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। ठीक है, अगर आप स्किप करके वीडियोस को देखेंगे तो आप कुछ भी लर्न नहीं कर सकेंगे। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए बेहतर है, ठीक है, इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपने हल्का अहबाब में शेयर करें, फेसबुक अकाउंट पे शेयर करें, ठीक है, इंस्टा पे करें, जो जो भी आपके सोशल लिंक्स हैं, वर्डप्रेस में इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम कैसे ओपन करेंगे। मेरे पास इस वक्त विंडोज़ 10 है। मैं आपको ये सारा प्रोसीजर विंडोज़ 10 में सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ देखते हैं कि विंडोज़ 10 हमारे सामने खुली हुई है, क्या हमें यहाँ पर कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए जी, ये नज़र आ रहा है मुझे एक आइकन। ठीक है, ये जहाँ पे मैंने माउस रखा हुआ है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम टास्क बार बोलते हैं। विंडोज़ का जो ये बॉटम का एरिया होता है इस कॉल्ड टास्क बार। ठीक है, इसको हमने पिन किया हुआ है, आप देख रहे हैं पिंड लिखा हुआ आ रहा है। इसको हमने पिन किया हुआ है टास्क बार के ऊपर। मैं इसको अनपिन कर देता हूँ ताकि आपको ये भी सिखाया जाएगा कि इसको हम पिन किस तरह करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं जी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करना है। एक तरीका तो ये है कि हम स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। ये लिस्ट हमारी नज़र आ रही है, यहाँ पर प्रोग्राम्स में हम इसको ढूंढ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मुनासिब तरीका ये है कि हम ये जो सर्च बार हमें नज़र आ रही है विंडोज़ 10 में, हम इस सर्च बार पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं एम एस वर्ड। अच्छा, अब मैं दो तीन चीज़ें टाइप कर रहा हूँ। एक तो मैंने लिखा एम एस वर्ड, ये प्रोग्राम का नाम है। ओके, अगर मैं यहाँ पर एम एस वर्ड की बजाय विनवर्ड टाइप करता हूँ तो ये इस प्रोग्राम को खोलने के लिए जो फाइल होती है उसका नाम है। दोनों सूरतों में आपके सामने एक ही चीज़ नज़र आ रही है और आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है वर्ड 2016। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 जो है सबसे ज़्यादा लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है। ठीक है, और लेटेस्ट वर्जन है, इसी के ऊपर मैं आपको ट्रेनिंग देने लगा हूँ। और ये ट्रेनिंग मंसूर शेरवानी भाई के चैनल के ऊपर सिर्फ होगी और किसी भी चैनल पे ये हम ट्रेनिंग नहीं लगाएंगे। मैंने इस पर क्लिक किया जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमारे पास ओपन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है। सो अभी हम वेट करते हैं इसे खुलने का। जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे सामने ओपन हो गया, एक विंडो आ गया हमारे सामने, विंडो आ गई है हमारे सामने। ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है रीसेंट, इस साइड पे लिखा हुआ आ रहा है पिंड। अच्छा, रीसेंट का क्या मतलब है? ऐसी फाइल्स जिनमें आपने रिसेंटली कुछ काम किया होगा, उनमें फ़ाइलें बनाई, फ़ाइलों को सेव किया। ठीक है, तो वो जितनी भी फाइलें होती हैं वो आपके पास यहाँ पर रिसेंट में नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद पिन डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है कि आपके इन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आप फ्रीक्वेंटली काम करते हो, तो आप उन डॉक्यूमेंट को पिन कर लेते हो। पिन का ये फ़ायदा है कि आपको उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप जैसे ही पिंड में आओगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हम ना तो रिसेंट से शुरू कर रहे हैं ना पिंड से, बल्कि हम शुरू कर रहे हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। जी जी, ये हमने जैसे ही स्टार्ट किया है तो इस सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग स्क्रीन इसकी नज़र आनी शुरू हो गई है। यहाँ से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और हम बिल्कुल
ये सोच के इस लेक्चर को शुरू कर रहे हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिल्कुल इस्तेमाल करना नहीं आता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो रिकॉर्डिंग्स होंगी ये काफ़ी बड़ी रिकॉर्डिंग होगी क्योंकि हम पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कवर करने जा रहे हैं। सो इसको आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, बिल्कुल ऐसे देखना है जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीख रहे होते हैं। लेकिन यूट्यूब का आपको ये फ़ायदा है कि आप वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम ज़रा इस लेआउट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, सो इस लेआउट का क्या इंट्रोडक्शन है। सबसे ऊपर वाली जो बार है जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंट 1 और इसके आगे लिखा हुआ आ रहा है वर्ड। ठीक है, सो दो हिस्सों में इसका नाम लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, इसका मतलब है कि आप जिस फाइल में काम कर रहे हो उस फाइल का नाम डॉक्यूमेंट 1 है। ठीक है, और आगे प्रोग्राम का नाम आ रहा है। सो टाइटल बार के ऊपर दो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती हैं। नंबर 1 फाइल का नाम डैश प्रोग्राम का नाम, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सो फाइल का नाम और प्रोग्राम का नाम डॉक्यूमेंट 1, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस फाइल को कोई नाम असाइन नहीं किया, सो इसी वजह से इस फाइल का कोई कस्टमाइज नाम नहीं आ रहा, बल्कि इसका वो नाम आ रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने रखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है, हर फाइल को नाम दे देता है डॉक्यूमेंट का और उसके आगे एक काउंटर नंबर चलता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक और डॉक्यूमेंट अभी यहाँ पर ओपन करूँगा तो वो डॉक्यूमेंट 2 के नाम से होगा। ज़रा खोल कर देखते हैं। मैं साथ साथ आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता जाऊँगा। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ हो तो हम कंट्रोल एन का शॉर्टकट प्रेस करते हैं। ठीक है जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ आ गया, यानी कि अब क्या होगा, ये काउंटर चलता जाएगा। लेकिन हमने इन नामों को यूज़ नहीं करना, बल्कि हमने अपने कस्टमाइज्ड नेम्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, हमारे पास दो फाइलें खुल गई हैं जैसे आप जानते हैं। मैं एक को बंद कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी खुली हुई फाइल को बंद करने का शॉर्टकट हमारे पास होता है कंट्रोल F4। जी, आपके ख्याल में आ रहा होगा कि मैं क्रॉस करता तो भी बंद ही हो जाता। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल F4 शॉर्टकट होता है फाइल को बंद करने का और Alt F4 शॉर्टकट होता है प्रोग्राम को बंद करने का। ये माइक्रोसॉफ्ट फैमिली में यूनिवर्सल शॉर्टकट्स हैं। कंट्रोल F4 से फाइल क्लोज होती है और Alt F4 का मतलब क्या है कि आप एक फिंगर से Alt की को प्रेस करें और दूसरी फिंगर से एट द सेम टाइम F4 की को प्रेस करें। ठीक है, सो ये Alt F4 की जब की प्रेस होंगी तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ठीक हो गया, चलिए जी अब आगे चलते हैं। टाइटल बार को हमने अंडरस्टैंड किया था जी। टाइटल बार के बिल्कुल लेफ्ट पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आ रही है। ठीक है, सो इस पर मैंने क्लिक किया। सो इन्होंने क्या लिखा हुआ आ रहा है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसका क्या मतलब है कि इस टूल बार में आप देख लो कितने थोड़े से आइकॉन्स आ रहे हैं। नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है इस टूल बार का मकसद क्या है, कि मतलब ये ऐसी टूल बार है, ऐसे टूल्स बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ तो अपनी टेबल के ऊपर कुछ चीज़ें रख लेता हूँ जिनको मैंने फ्रीक्वेंटली यूज़ करना होता है। बाकी की चीज़ें मेरी कैबिनेट्स में पड़ी होंगी या मेरी अलमीरा में पड़ी होंगी, उनको टाइम टू टाइम जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उन्हें ले लेता हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार भी बिल्कुल इसी तरह ही है। अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए जो कि आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ करनी है टूल्स, तो आप उनको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हो। इस वक्त देखिएगा ज़रा 2-3 टूल इसमें एडिड हैं। सेव का बटन एडिड है, होम का बटन एडिड है, ये वाला जो हमारे पास अंडू का बटन एडिड है और रीडू का बटन एडिड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ और ऐड करना चाहता हूँ तो ये लिस्ट आ रही है यहाँ पर, ये जिसको टिक मार्क हुआ है इसका मतलब है कि ये वाले टूल इसमें ऑलरेडी एडिड हैं। ठीक है, और जिनको चेक नहीं हुआ इसका मतलब है कि वो टूल्स अभी एडिड नहीं है। सो आपको समझाने के लिए मैं इसमें एक नया टूल ऐड करने जा रहा हूँ, ओपन। जी चेक कीजिएगा ज़रा, ये ओपन का टूल भी इसमें ऐड हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ओपन के टूल को निकाल दो। अब आप देख रहे हो इसमें टिक मार्क भी बना हुआ आ गया। सो हम इस पर क्लिक करते हैं और ये ख़त्म हो गया। क्लियर हो गया जी। सो इंट्रो चल रहा है लेआउट का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो लेआउट है मैं फ़िलहाल आपको उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं जी, ये टैब्स बटन है, ये सारे के सारे टैब बटन है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की थोड़ी सी पैरेलल हिस्ट्री को भी डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब हमारे पास डॉस इन्वायरमेंट होता था, डॉस इन्वायरमेंट जानते हैं क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 90s से पहले
हमारे पास विंडोइंग इन्वायरमेंट नहीं था, विंडोज़ नहीं थी। तो उस वक्त हमारे पास क्या होता था, डॉस इन्वायरमेंट होता था। डॉस इन्वायरमेंट में क्या होता है, एक ब्लैक स्क्रीन होती है, प्रॉम्प्ट होता है, और उस वक्त हम लोग फ्लॉपी डिस्क के ऊपर प्रोग्राम चलाया करते थे। तो उस वक्त जो हम वर्ड यूज़ करते थे उसे हम बोलते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर डॉस, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट हुई, विंडोज़ आ गई, विंडोज़ 3.1 आई, विंडोज़ 97 आई, विंडोज़ 98 आई, 2000, ठीक है। इस तरह वर्जन्स बढ़ते गए। सो लेटेस्ट जो आप लोग देख रहे हैं आजकल, विंडोज़ 7 जो एक्सपायर हो गई है तकरीबन, ठीक है। विंडोज़ 8 वो भी एक्सपायर होने वाली है, और विंडोज़ 10 जो है वो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट विंडोज़ चल रही है। सो पैरेलल इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भी वर्जन्स चेंज होते रहे हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो पॉपुलर वर्जन हैं मैं उनके नाम लेने लगा हूँ। उनमें एक 97 का वर्जन है, ऑफिस 97, वो बहुत पॉपुलर है। ऑफिस 2000 बहुत पॉपुलर है। ऑफिस 97 का मतलब उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। सो 2000 तक जो हमारे पास माइक्रो 2003 तक जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था वो मेन्यू बेस्ड था, ठीक है। अब मेन्यू बेस्ड ऑफिस कैसा था मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास नोटपैड खुला हुआ है। सो दीज कॉल्ड मेन्यूज़, ठीक है। ये आपको जो नज़र आ रही है ना, ये सब मेन्यूज़ हैं। जैसे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, हेल्प पे क्लिक करता हूँ, ये सब मेन्यू है। सो ऑफिस 2003 तक जो हमारे पास सिस्टम था ना, वो मेन्यू बार सिस्टम था, और ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर होता था वो एक सीडी पे भी आ जाता था। आप जानते होंगे कि सीडी का जो मैक्सिमम साइज़ है वो 700 मेगाबाइट्स तक होता है, इससे बड़ी सीरीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन ऑफिस 2003 के बाद ऑफिस 2007 जब लॉन्च हुआ तो इसमें बड़ी मेजर चेंजेस आई, ठीक है। मेजर चेंजेस में सबसे पहली बात तो है कि इसका सॉफ्टवेयर इतना बड़ा हुआ कि वो एक सीडी में आ ही नहीं सकता था। सो पहली दफ़ा इसका जो सॉफ्टवेयर था वो एक डीवीडी पर लॉन्च हुआ, यानी उसकी स्पेस ज़्यादा थी। डीवीडीज़ जो होती हैं 4.3 और इससे बड़ी डीवीडीज़ भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। सो उसको इतनी ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ी, इसका मतलब था कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस की थी इसमें। सो इसमें जो मेजर चेंज की, इन्होंने क्या किया, मेन्यू सिस्टम को एलिमिनेट कर दिया, यानी मेन्यू सिस्टम को ख़त्म कर दिया, और थोड़ा सा स्टाइलिश सिस्टम ले आए जिसको ये बोलते हैं टैब सिस्टम। अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मेन्यूज़ नहीं है, ठीक है। जैसे मैं डिज़ाइन पे क्लिक करूँ तो कोई चीज़ नीचे की तरफ को नहीं खुल रही, ठीक है। डाउन मेन्यूज़ कुछ भी नहीं खुल रहे हैं, बल्कि आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं किसी टैब पे क्लिक करता हूँ तो उसके बिल्कुल नीचे एक हिस्सा नज़र आ जाता है मुझे। जी देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप लोग। जैसे ही मैं टैब पे क्लिक करूँ तो नीचे एक हिस्सा नज़र आता है। तो टैब के जो नीचे वाला हिस्सा होता है इस कॉल्ड रिबन, ठीक है। इस हिस्से को हम लोग रिबन बोलते हैं, ठीक है। ये रिबन क्या होता है, बेसिकली किसी भी टैब की तमाम प्रॉपर्टीज़ को दिखा रहा होता है। ऊपर टैब आ रहे हैं और नीचे वाले हिस्से में रिबन है। मसलन टैब कौन सा है जी, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये सब टैब्स हैं। और ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है काफ़ी बड़ा सा, इस कॉल्ड रिबन। और अगर आप देखें तो रिबन में ग्रुपिंग हुई है, ऐसे ही है, ब्लॉक्स बने हुए हैं, दीज कॉल्ड ग्रुप्स। सो उन्होंने क्या किया हुआ है, एक एक ऑप्शन का ग्रुप बनाया हुआ है। पेजेस का ये ग्रुप है, टेबल्स का ये ग्रुप है, इलस्ट्रेशन का ये ग्रुप है। ये हम इंसर्ट के टैब में हैं, होम में आइए, ये अलग-अलग ग्रुप्स बने हुए हैं आपके पास। सो ये तो इंट्रो हो रहा है आपका सारा, सही। अच्छा, ये उसके नीचे क्या आ रहा है, उसके नीचे हमारे पास रूलर आ रहा है जो कि स्केलिंग दिखा रहा है कि भाई आप इस वक्त 1 इंच पर हो, 2 इंच पर हो। ये हॉरिजॉन्टल रूलर कहलाता है, ये वर्टिकल रूलर कहलाता है। अच्छा, रूलर का कुछ हिस्सा वाइट नज़र आ रहा है, रूलर का, पेज का नहीं, रूलर का, जहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, और कुछ हिस्सा आपको ग्रे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसका मार्जिन शो हो रहा है। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। ये इसका मार्जिन शो हो रहा है, और ये लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हो कि ये ग्रे का मतलब ये है कि भाई ये लेफ़्ट से इतनी स्पेस है। बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे आप कोई नोटबुक यूज़ करते हो तो आप लेफ़्ट से थोड़ा सा फासला छोड़ देते हो, राइट से थोड़ा सा फासला, बिल्कुल किनारों से तो लिखना नहीं शुरू करते ना। सो ये स्टैंडर्ड मार्जिन हैं। जब हम मार्जिन का लेक्चर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा ये मार्जिन सेटिंग्स कैसे की जाती है, ठीक है जी। उसके नीचे आ जाइए, इस कॉल्ड स्टेटस बार। स्टेटस बार में पेज 1 ऑफ 1 लिखा हुआ आ रहा है, 0 वर्ड्स लिखा हुआ आ रहा है, वगैरह वगैरह। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है जी, ये इसका मैग्नीफायर है, ठीक है। ये पेज का जो जूम लेवल है। अच्छा, एक चीज़ आपने क्लियर रखनी है शुरू में, एक है जूम लेवल। जूम लेवल का मतलब क्या है कि लाइक अ मैग्नीफायर, मैं मैग्नीफायर यूज़ कर रहा हूँ और चीज़ को बड़ा करके देख रहा हूँ, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस।
इसका ये क्या मतलब, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर मुझे यहाँ पर कोई चीज़ बड़ी दिख रही है तो जब मैं उसका प्रिंट आउट निकालूंगा तो वो भी उतना बड़ा ही नज़र आएगा। नो, ये सिर्फ देखने की हद तक है, ठीक है। अगर आपको प्रिंटेबल साइजेस बड़े करने होंगे तो आप इस जगह पर आए, देखें ये लिखा हुआ आ रहा है एक नंबर, ये फ़ॉन्ट साइजेस हैं। 11 का साइज़ है तो आप देखें ज़रा 11 के साइज़ में कितना लिखा जा रहा है। एंटर करें ज़रा नीचे, एंटर करके नीचे वाली लाइन में आए हैं, ठीक है। जब हमने नीचे आना होगा तो हम क्या करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हम नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे। अभी आपने ऊपर जाना है तो आप अप एरो करो। अब ये अप एरो डाउन एरो क्या है, अगर तो आपके पास कीबोर्ड होगा तो आपने उसका बिल्कुल राइट साइड देखनी है। राइट साइड पे एक डायरेक्शन पैड बना होता है जिस पे होम, इंसर्ट, लेफ़्ट एरो का सिंबल बना होता है, राइट एरो का सिंबल बना होता है, ठीक है। सो इन सिंबल्स को हम लेफ़्ट राइट एरो करते हैं तो ये ऊपर नीचे मूव करने के लिए। अब आप एक चीज़ देखिए, अभी हमने सिर्फ 2 लाइनें क्रिएट की हैं। पहली वो लाइन जिसमें मैंने टाइपिंग की है और उसके बाद एंटर करके मैं नीचे वाली लाइन में आ गया था। तीसरी कोई लाइन नहीं है। इसके नीचे देखें, मैं एरो की प्रेस कर रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, मगर हम इसके नीचे नहीं जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज जो है जब तक आप एंटर नहीं करेंगे आपकी नेक्स्ट लाइन क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखी। चले, बात से बात निकली थी, मैंने आपको बता दी। अब हम यूँ करते हैं, इसका साइज़ बड़ा करते हैं। जी, आपको एक डिफरेंस बताना था सिर्फ, मैग्नीफायर और साइजेस बोथ आर डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। अगर आपने प्रिंटेबल साइज़ बड़ा करना है तो आप ऊपर से करोगे। अगर आप सिर्फ देखने की हद तक है तो यार आपको बड़ा लिखा हुआ नज़र आए तो आप इस मैग्नीफायर बार से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है जी। ये फुल स्क्रीन हो गया यहाँ से हमारे पास। चलो आगे चलें। ये तो हो गया हमारे पास इंट्रो। अच्छा, ये क्या चीज़ ऊपर आ रही है, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। विंडोज़ के अंदर आपके पास एक चीज़ होती है जी, मैं आता हूँ इधर विंडोज़ में लेकर आता हूँ आपको, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, वन ड्राइव। 15 GB की आपके पास तकरीबन स्पेस होती है किसी भी जीमेल अकाउंट में। सेम इसी तरह वन ड्राइव में भी आपके पास इतनी ही स्पेस है। अगर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अकाउंट को वन ड्राइव से कन्फिगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके पास एक हॉटमेल का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और विंडोज़ 10 जब आप इंस्टॉल करते हो तो वन ड्राइव खुद ही इंस्टॉल हो जाती है और आपने जस्ट इसको लॉगिन करना होता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप इस अकाउंट से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली चीज़ें ऑनलाइन भी सेव हो रही होती हैं। ऑनलाइन जब हम कोई डाटा सेव कर रहे होते हैं हम कहते हैं जी हम इसको क्लाउड में सेव कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन डाटा जब हम सेव कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं हम डाटा क्लाउड में सेव कर रहे हैं। बेसिकली आप अपनी ड्राइव में डाटा सेव कर रहे हो। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर कभी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप ख़राब हो जाएगा सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका डाटा आपके पास सेव मौजूद है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। बैक स्पेस की होती है कीबोर्ड पर, मैं करता जा रहा हूँ और इस सबको मैंने मिटा दिया। अच्छा, एक मैं इंट्रो दे रहा था तो मैंने बताया जी सबसे पहले टैब सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था ऑफिस 2007 में। जब ऑफिस 2007 लॉन्च हुआ था, ठीक है, ऑफिस 2007 के में यहाँ पर फाइल का बटन नहीं था यार। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर एक स्टाइलिश सा बटन आपको दे दिया था। चलें आपको समझाने के लिए मैं एक काम और करता हूँ। मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आकर मैं लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 पिक्चर्स। ओके, देखते हैं क्या आता है हमारे सामने। इमेजेस में जाएं। अच्छा जी, यहाँ से हम इमेज देख रहे हैं, ये सारे के सारे उसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 हमने लिखा था, उसने 19 कैसे कर दिया जी। यस, देखिए ज़रा, अब ये मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कलरफुल सा एक बटन नज़र आ रहा है, ये ऑफिस का बटन है। जो सबसे पहले जब इन्होंने मेन्यू सिस्टम को एलिमिनेट किया तो इन्होंने क्या किया कि ऑफिस, अभी आप देखिएगा मैं आपको नया वर्जन जब दिखा रहा हूँ तो उसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे फाइल ही आ रहा है। ओके, नए वर्जन में उन्होंने फाइल कर दिया होगा इसको। लेकिन जब ऑफिस 2007 आया था तो उस वक्त ऑफिस 2007 में
इन्होंने क्या किया था, लॉन्च किया था ऑफिस का बटन, मतलब और मज़ीद खूबसूरत, फाइल को इन्होंने रिमूव ही कर दिया था। लेकिन जो इनका कस्टमर था, जो इनका यूज़र था, वो इतनी देर तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेन्यू सिस्टम वाला इस्तेमाल कर रहा था कि उसने एक कंफर्ट फील नहीं की। वो समझा कि ये क्या चेंज हो गया, कोई माइक्रोसॉफ्ट में कोई ख़राबी हो चुकी है, क्या हुआ है इसमें, फ़ाइल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि फ़ाइल के साथ वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे। सो उन्होंने जब नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया, सो उन्होंने जो नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया उसके अंदर उन्होंने क्या किया, ऑफिस में ऑफिस के बटन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, 2000, अच्छा 2010 आया, फिर 2013 आया। देखिए मैंने बताया 2007, 2010, 2013 और 2016। इस वक्त हम जो पढ़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन पढ़ रहे हैं। 2013 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आकर ये चेंज उन्होंने कर दी थी। ठीक है, यहाँ पर आकर इन्होंने ये चेंज कर दी हुई है। क्या कर दिया हुआ है कि यहाँ पर अब ऑफिस के बटन की जगह पर फाइल का बटन आ चुका हुआ है। ठीक है, देखिए ज़रा, आपको नज़र आ रहा होगा इस तस्वीरों में, देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 पिक्चर्स। ठीक है जी, आइकॉन्स, आई थिंक सो पिक्चर जी, इट्स ओके फाइन। मेरा ख्याल है कि हम जो करना चाह रहे थे वो देख लिया हमने। मैं आपको जस्ट एक ये देखिएगा, इस तस्वीर में देख लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऊपर क्रॉस का बटन बना हुआ है, पीछे फाइल का बटन है, ये होम का बटन है। चलिए जी, वापस आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। हम बड़ा स्लो स्लो लेक्चर को लेकर चल रहे हैं ताकि जो बिगनर्स है ना वो बहुत अंडरस्टैंडिंग कर ले सकें इस लेक्चर्स की। और आराम से बैठ कर, अगर ये 5-6 घंटे की हम ट्रेनिंग करते हैं तो रोज़ाना 1 घंटे का लेक्चर सुने। ठीक है, फिर पूरा दिन उसको प्रैक्टिस करें, फिर अगले दिन नेक्स्ट आवर का लेक्चर सुनें। ठीक है, आई होप सो कि 4-5 घंटे की ट्रेनिंग बनेगी। लेट्स सी कि कितनी देर की ट्रेनिंग बनती है हमारी। ओके, आगे चलते हैं जी। सो आप देख रहे हैं कि ऑफिस 2016 इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छा वर्जन है, मैं इसको प्रोफेशनली इस्तेमाल करता हूँ। बेसिकली मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। ठीक है ना, ट्रेनिंग्स वगैरह तो मैं अब आजकल नहीं दे रहा, लेकिन ये स्पेशली हम लोगों ने मंसूर शेरवानी भाई के चैनल के लिए एक रिकॉर्डिंग की है। सो उनके, क्योंकि आप जानते हैं कि उनका चैनल जो है वो एक एजुकेशनल चैनल है, इस्लामिक एजुकेशनल चैनल है, जिसमें वो बहुत सारी अच्छी अच्छी इस्लामी बातें आपको बताते हैं, अहादीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाते हैं आपको। सो बहरहाल आगे चलते हैं जी। सो हमने सोचा क्यों ना टेक्नोलॉजी को भी इसमें शामिल किया जाए और कुछ टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स भी यहाँ पे लाए जाएँ। ठीक है, और मेरा अपना चैनल नजीब्स के नाम से है। सो अगर आप मज़ीद मेरे चैनल की चीज़ें देखना हो तो आप नजीब्स चैनल पे आकर देख सकते हो। चलें जी, हम आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने बताया था जी ये टैब्स हैं, ये रिबन है। अच्छा, मैं आपको एक और शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। जब मैं शॉर्ट कॉपी आपने ज़रूर रखनी है जब आपने मेरे लेक्चर को सुनना है। बेशक आपने 30 मिनट्स का लेक्चर लेना है, 15 का लेना है, 1 आवर का लेना है, आपने अपने सामने नोटबुक रखनी है। ठीक है, तो जो जो ट्रिक्स मैं बताऊँगा, शॉर्टकट्स मैं बताऊँगा, वो शॉर्टकट्स आपने साथ साथ लिखने हैं। ओके, लीजिए हम आगे चलते हैं। ये जो रिबन है, अगर हम ये चाह रहे हो कि इस रिबन को हम हाइड कर लें तो इसका हमारे पास शॉर्टकट होता है कंट्रोल और F1। अच्छा, मैं इसके साथ एक प्लस लगाया मैंने, इसका क्या मतलब होता है जी? कंट्रोल प्लस F1 का मतलब ये है कि भाई एक फिंगर से कंट्रोल की को प्रेस करो और दूसरी फिंगर से F1 की को प्रेस करो। ठीक है, तो ये दोनों कीज़ इकट्ठी आप लोगों ने प्रेस करनी है, कंट्रोल और F1 दोनों कीज़ को आपने इकट्ठा प्रेस करना है। तो इससे क्या होता है, आपका रिबन हाइड हो जाता है। ये टॉगल कीज़ होती हैं। अच्छा, टॉगल की जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो कहाँ यूज़ करते हैं? टॉगल की टर्म हम यूज़ करते हैं जब एक ही की को इस्तेमाल करें तो वो एक्ट कर जाए और दूसरी पे वो रिएक्ट कर दे, यानी कि जो भी उसका एक्शन हो। जैसे पुश बटन्स होते हैं, ठीक है ना, एक दफ़ा बटन को दबाया तो चीज़ ऑन हो गई, दोबारा बटन को दबाया तो ऑफ हो गया। ठीक है, सो इस तरह की कीज़ को हम बोलते हैं टॉगल कीज़। सो ये टॉगल की है, कंट्रोल F1 वंस करेंगे तो हाइड होगा, दूसरी दफ़ा करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें नेविगेशन सीखनी है। नेविगेशन का क्या मतलब है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज के ऊपर नीचे कैसे मूव करना है। ठीक है जी, ये देखिएगा ज़रा, मैं एंटर कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। मैंने क्या बताया था आपको, एंटर करने से आप लाइंस क्रिएट करते हो। अब मैंने इतने सारे, जब एंटर की दबाई है, एंटर की तो आई थिंक सब जानते होंगे ना, कीबोर्ड पर एंटर की एक बनी होती है। ठीक है, सो हमने एंटर की प्रेस की तो हम नीचे आ गए हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करते
ज़रा मैं कंट्रोल ए करके डिलीट करता हूँ सब कुछ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं एंटर नहीं करता और मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया पेज लेकर आया हूँ, मैं सिर्फ डाउन एरो करता हूँ, तो आप देख रहे हैं मैं डाउन एरो की फिर आपको नज़र तो नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। आप ठीक है, शायद आपको आवाज़ आ जाए। ठीक है, ज़रा मैं वॉल्यूम के साथ प्रेस कर रहा हूँ, हाथ उस पर तेज़ लगा रहा हूँ ताकि आपको आवाज़ आए कि मैं डाउन एरो करता जा रहा हूँ मगर नीचे नहीं जा रहा। सो नीचे जब तक आप लाइन क्रिएट नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं आप जा सकते। बस मैं चाहता हूँ 4 लाइनें मेरे पास बन जाएँ, तो मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा एंटर दबाया, दूसरी दफ़ा दबाया, तीसरी दफ़ा दबाया, चौथी दफ़ा दबाया, ये 4 लाइनें क्रिएट हो गई हैं। मगर फिज़िकली हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे मुझे पता लगे कि ये लाइनें कितनी हैं इस वक्त। ठीक है, चलें इसका भी हल बता देता हूँ जी। देखिएगा ज़रा, ये होम का टैब है, होम के टैब के अंदर पैराग्राफ का ग्रुप है और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये पैराग्राफ का सिंबल है। ठीक है, इस पर क्लिक करें जी। क्या हुआ, एक निशान नज़र आ गया। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई अपना डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते हो, प्रिपेयर करते हो, तो जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो ये निशान नज़र नहीं आएगा। इज़ कॉल्ड नॉन प्रिंटिंग करेक्टर। ठीक है, ये बहुत सारे, ये मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, नॉन प्रिंटिंग। आप देख रहे हैं मैं इसमें कुछ टाइप कर रहा हूँ, मैंने लिखा है नॉन प्रिंटिंग करेक्टर। अब आपने देखा जैसे जैसे मैंने स्पेस दी तो एक डॉट भी नज़र आना शुरू हो गया। ये जो आपको फुल स्टॉप बीच में नज़र आ रहा है ना, इट इज़ नॉट अ फुल स्टॉप, ये मैं समझाने के लिए सिर्फ बोला है। सो इट इज़ कॉल्ड डॉट, ये स्पेस बार का निशान है। ठीक है, देखिएगा मैं 3 दफ़ा स्पेस देता हूँ, 1 2 3। अच्छा, ये फुल स्टॉप होता है, इसे हम यहाँ पर बोलते हैं पीरियड। अब मैं पीरियड दबाता हूँ, कीबोर्ड पर पीरियड की दबाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर पीरियड की बनी हुई है। आप नोट किया, ये मैं काफ़ी सारे पीरियड्स दे रहा हूँ, यानी फुल स्टॉप दे रहा हूँ। फुल स्टॉप में और स्पेस बार में काफ़ी फ़र्क है। फुल स्टॉप का जो सिंबल है ये प्रिंटेबल है, स्पेस बार का जो सिंबल है ये प्रिंटेबल, यस ये प्रिंटेबल नहीं है। ओके, चलिए जी, इसको मिटा दिया हमने। अब हमने किया क्या हो, ये बहुत सारी कीज़ हैं कीबोर्ड के ऊपर जिनको हम प्रेस करेंगे तो हमें नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को ऑन करने की वजह से पता लगेगा कि हमने क्या प्रेस किया। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब मैंने टैब भी प्रेस किया है। अच्छा, टैब में और स्पेस बार में क्या फ़र्क होता है ये भी समझ लें। स्पेस बार जो होती है वो आपको 0.1 इंच का फासला देती है, जबकि टैब की जो होती है वो आपको 0.5 इंचज़ का फासला देती है। आई होप बात समझ में आई होगी। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आ गए हैं, एंटर करें, ये एंटर का निशान भी आ गया। अच्छा, एक होता है एंटर न्यू लाइन, एक होता है कि हम लाइन तो न्यू ही करना चाहते हैं लेकिन ब्लॉक वो एक ही हो। लेकिन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बात करेंगे तो हम कहेंगे पैराग्राफ एक ही हो, लाइनें 4 हों। अब ये लाइनें 4 कैसे हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर जी मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया मोहम्मद अली। अब मैं जब तक लाइन के एंड पे नहीं जाऊँगा मैं नीचे तो नहीं जा सकता ना। मतलब मैं नीचे कब जाऊँगा, देखिएगा ज़रा, मैं नीचे कब जाऊँगा, मैं टाइप करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, लाइन के आखिर में पहुँचा, फिर नीचे आ गया। आपने देखा मैं नीचे कैसे आया हूँ, जब तक मेरी पहली लाइन कंप्लीट नहीं होगी मैं नीचे तो नहीं आऊँगा। चले, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। मैंने लिखा मोहम्मद अली, अपना नाम टाइप किया, उसके बाद अब मैं एंटर करूँगा तो क्या होगा, ये पैराग्राफ बन जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे कि पैराग्राफ में और लाइन कंटिन्यू में क्या फ़र्क है, ये आगे डिफरेंस आएगा जी। एंटर नहीं करना है अब आपने क्या करना है जी, शिफ्ट और एंटर की दबानी है। कीबोर्ड पर शिफ्ट की बनी होती है, आप जानते हैं, लेफ्ट साइड पे भी होती है, राइट साइड पे भी होती है, आप कहीं से भी यूज़ कर लें एट द सेम टाइम, शिफ्ट और एंटर जी। निशान चेंज हो गया, ये भी नॉन प्रिंटिंग करेक्टर है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये नॉन प्रिंटिंग करेक्टर क्या वाकई प्रिंट नहीं होते हैं। अब इसमें और पैराग्राफ में क्या फ़र्क है, मैं नीचे आना चाह रहा था लेकिन पैराग्राफ भी नहीं बनाना चाहता था। याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितना भी काम हम करेंगे सारे का सारा पैराग्राफ बेस्ड काम होगा हमारा। ठीक है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होगी हमारी। सो समझेंगे हम आगे जाकर, अभी हम बहुत बुनियादी चीज़ों को देखने लगे हुए हैं, बहुत बेसिक्स को देख रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी कुछ लिख लीजिए, आमिर। अब आपको समझाने के लिए ये मैंने क्या किया है, 2 नाम लिखे। अब मैं नीचे आता हूँ और मैं फिर 2 नाम लिखता हूँ, मोहम्मद अली, और फिर एंटर करके लिखता हूँ, अच्छा, मंसूर शेरवानी। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इन दोनों को ज़रा डिफ्रेंशिएट करने लगा। ऊपर वाली जो 2 लाइनें हैं उनमें क्या है, वो पैराग्राफ एक ही है। कैसे पता लग रहा है एक ही पैराग्राफ है, मैंने अली लिखने के बाद एंटर नहीं किया बल्कि शिफ्ट एंटर किया तो वो निशान शो कर रहा है। अगर मैंने नॉन प्रिंटिंग करेक्टर ऑन ना किया होता तो ना पता लगता। लेकिन
जो नीचे वाली दो लाइनें लिखी हैं वो दोनों अलग अलग पैराग्राफ हैं। अब इसका फ़र्क देखते हैं। क्या मैंने आमिर वाली पैराग्राफ में रखा, बेसिकली मोहम्मद अली और आमिर एक ही पैराग्राफ है। सो मैंने आमिर में क्लिक करके अपना कर्सर रखा, ऊपर आए ज़रा पैराग्राफ में। ये बड़ी आसान सी 3 ऑप्शन हैं जी, अलाइनमेंट्स हैं कि आपने टाइपिंग कैसी करनी है। मैं इसको सेंटर करता हूँ, आपको अंदाज़ा हुआ होगा, बहुत सादी सी बात की है मैंने। सेंटर अलाइनमेंट कर दिया कि पेज के सेंटर पे है। तो कर्सर तो मेरा आमिर पे था, आपने नोट किया, कर्सर मेरा आमिर पे था, लेकिन उसने अलाइनमेंट ऊपर वाले हिस्से की भी कर दी। वजह क्या हुई है? इसलिए कि हमने इन दो लाइनों को एक ही लाइन शो किया था। एक ही लाइन कैसे शो किया था? अगर तो मैं ऊपर अलहदा पैरा बना देता, नीचे अलहदा पैरा बना देता, लाइक दिस। अगर इस तरह मैं दो अलहदा अलहदा पैराग्राफ्स बना देता तो फिर आप देखते कि यहाँ अलहदा इफेक्ट होता है, यहाँ अलहदा इफेक्ट होता है, क्योंकि हमने इन दो लाइनों को एक ही पैराग्राफ शो करवाया। तो ये जो भी मैं फॉर्मेटिंग करूँगा फ्यूचर में, हम सीखेंगे भी फॉर्मेटिंग करना, वो एक ही दोनों पर अप्लाई हो गई है। तो इसकी लॉजिक भी यही है। यानी अगर आप नंबर ऑफ़ लाइंस पर एक ही तरह का फॉर्मेट रखना चाहें तो आप पैराग्राफ कंटिन्यू करें। अब पैराग्राफ कंटिन्यू होने की एक तो लॉजिकल रीज़न होती है। क्या होती है कि भाई आप टाइप कर रहे हो, लाइन के एंड से ऑटोमेटिकली आप दूसरी लाइन पे आ गए। लेकिन अगर आपने आधी लाइन लिखने के बाद नीचे आना है तो आप शिफ्ट एंटर करके कंटिन्यू करोगे, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ। अब ज़रा देखते हैं, यहाँ मंसूर शेरवानी को हम सेंटर करते हैं। पहले वाले केस में क्या हुआ था? दोनों लाइनें हो गई थी ना। अब देखते हैं क्या दोनों लाइनें होती हैं सेंटर अलाइन? नो। सो आपको ये कॉन्सेप्ट आई थिंक सो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हों तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट से भी ज़्यादा फास्ट रिज़ल्ट के लिए आप मुझे इस नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने एक नंबर टाइप कर दिया है। अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो, यानी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो बेहतर है आप कमेंट ही करें। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, ठीक है। सो आपने क्या करना है जी, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन पूछ लेना है, ठीक है। जो बात आपको मेरे किसी लेक्चर की समझ में नहीं आएगी, बराए मेहरबानी बहुत सारे क्वेश्चंस ना पूछिएगा। मीन्स के ऐसे ना हो कि आपने 6 लेक्चर सुने और 6 के इकट्ठे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको समझ भी नहीं आएंगे। आप यूँ करें, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मुझसे पूछें, ठीक है। पहले एक टॉपिक को कवर करते हैं, उसकी बात समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब वो मसला हल हो जाए फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करें। आई थिंक सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये सब चीज़ों में हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा सिंबल्स भी नज़र आ रहे हैं। सो हमें ये सपोज कर रहे होंगे कि यार हम जब प्रिंट निकालेंगे तो क्या ये एक्स्ट्रा सिंबल्स भी नज़र आएंगे? नो जी। एक और नया शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ मैं। कंट्रोल F2, ठीक है जी। नोटबुक आपके पास है, इसको भी नोट डाउन करें। ये किस चीज़ का शॉर्टकट है? ये शॉर्टकट है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? जब हम प्रिंटिंग का लेक्चर पढ़ेंगे तो प्रिंटिंग से मुतल्लिक तमाम ऑप्शंस को बहुत डिटेल से देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुख्तसर सा मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये है कि भाई मेरा ये डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट में कैसा आएगा, ठीक है। सो शॉर्टकट क्या है जी? कंट्रोल F2। कंट्रोल और F2 को इकट्ठा प्रेस करें, देखिएगा ज़रा क्या होता है जी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा सिंबल नहीं आया जो हमें वहाँ पे नज़र आ रहे थे। वो सब के सब नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं, वो हेल्पिंग कैरेक्टर्स हैं। वो आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर लाइन ख़त्म हो रही है, यहाँ आपने स्पेस दी हुई है, यहाँ पर आपने टैब दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चंस बता दी हैं, चीज़ें बताई हैं। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ टैब, व्हाट इज़ स्पेस बार, व्हाट इज़ पैराग्राफ, व्हाट इज़ पैराग्राफ कंटिन्यू, ठीक है। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे ऑन करते हैं, इन्हें कैसे ऑफ करते हैं, ठीक है। इन्हें ऑफ करने का क्या तरीका था? यहाँ से हमने ऑन किया था पैराग्राफ से, फिर इसे क्लिक कर दें, ऑफ हो गए। सो यहीं से ऑन हो रहे हैं, यहीं से ये ऑफ हो रहे हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है जी। इसका शॉर्टकट भी आपको सिखा देता हूँ, क्या याद करेंगे आप जी। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स जी। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कौन से हैं हमारे पास? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, सॉरी इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट स्टैटिक, ठीक है जी। यानी ये जो जमा
कॉमा का निशान, पॉजिटिव का निशान बीच में आ रहा है, इसका क्या काम है कि इकट्ठा करने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ कि भाई ये 3 कीज़ आपने इकट्ठी प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट और स्टेरिक, कंट्रोल शिफ्ट स्टेरिक। जी, एक बार प्रेस करेंगे तो ऑन होगा। अब आप देख रहे हैं मुझे माउस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये कीबोर्ड से ही कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट स्टेरिक। जी, मैंने डिसाइड किया हुआ है कि 1 आवर का लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे डेली, ठीक है, और 1 आवर का लेक्चर अपलोड किया करेंगे ताकि आप लोग जो है इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुने। जहाँ पर आपको कोई मसाइल हो आप वहाँ से क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आस्क कर लीजिएगा कमेंट में। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, रूटीन में रहें, प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट्स बनाएं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत अच्छा इस्तेमाल करना आ जाएगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं, अब क्या करें, ठीक है। बड़े आसान तरीके से मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें सिखाई जाएं ताकि आपको किसी फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत ना पड़े। सो इतना सा हमने लिख लिया है तो हमें क्या करना चाहिए अब। देखें, हम जब कोई भी टाइपिंग करेंगे तो क्या करेंगे, उसे सेव ही करेंगे ना। तो चलें ये सीख लेते हैं कि हम फाइल को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, ठीक है। जी, फाइल में आते हैं और यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है सेव और ये ऑप्शन आ रहा है सेव एज। चलें जी, सेव भी करना सीखते हैं और इन दो ऑप्शंस को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, ठीक है। नाम से अंदाज़ा हो रहा है दोनों ही ऑप्शंस फाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। जी, समझ लीजिए। जब पहली दफ़ा हम फाइल को सेव करते हैं तो चाहे तो आप सेव के बटन को दबाएं, चाहे आप सेव एज के बटन को दबाएं। जब आपको फर्स्ट टाइम फाइल सेव करनी है तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि आप फाइल को किस जगह पे सेव करना चाहते हैं। अब जगह का क्या मतलब है भाई, ये कोई घर की जगह की बात नहीं हो रही है, ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की आपकी जो डिस्क है उसके ऊपर जो स्पेस है, ठीक है ना। आपके पास हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की पार्टीशंस हुई हैं, एक पार्टीशन है, दो हैं, सी पे सेव करने हैं, डी पे सेव करने हैं, फिर सी में फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है ना। माई डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर है, डी में आपने खुद से फ़ोल्डर बनाए हुए हैं कस्टमाइज्ड, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने खुद से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है माई डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, आपने उसमें सेव करना है। इट्स अप टू यू। सो हम एक्सपर्टीज़ के लिए ये समझ लेते हैं कि भाई हम कस्टमाइज लोकेशन पे फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि फ़र्स्ट टाइम जब हम फाइल को सेव कर रहे होते हैं तो चाहे सेव करें तो चाहे सेव एज करें, सो पहली दफ़ा के लिए तो एक ही बात है, ठीक है, दोनों बटन एक ही तौर पर काम कर रहे होते हैं। सो हम किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, सो हम सेव पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, सेव पे आए। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है जी, दिस पीसी। अब आपने देखना है जब मैं टैब्स में आ रहा हूँ, मेन्यूज़ में आ रहा हूँ, इसके फाइल में आया हूँ तो मेरे स्टेप्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं। सेव एज में आए, उसके बाद दिस पीसी में आए, ओके, फिर इस पर डबल क्लिक किया, फिर ये ही एरिया हमारे सामने आ गया, ठीक है, कि सेव इन की लोकेशंस आ रही है। ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने आपको दी हुई है कि भाई इस जगह पर सेव करो, ठीक। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप डॉक्यूमेंट्स में अपना डाटा सेव करो। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि अगर आपके कंप्यूटर को चलते आपने ड्राइव भी नहीं बनाई हुई, ठीक है ना, वन ड्राइव में भी डाटा सेव नहीं कर रहे आप, और आपका कंप्यूटर की विंडोज़ क्रैश कर जाती है तो आपका डाटा भी क्रैश कर जाएगा, रिकवरेबल भी नहीं होगा। सो ज़्यादा मुनासिब है कि किसी दूसरी पार्टीशन में फ़ाइल को सेव करें, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप हॉटमेल का कोई अकाउंट बनाएं तो उसके साथ इसको अटैच कर सकते हैं, तो ऑनलाइन भी डाटा आपका सेव होता है साथ साथ। जी, मैं लोकेशन चेंज करने जा रहा हूँ, मैं दिस पीसी में आ गया ऊपर से, ठीक है। दिस पीसी में आने के बाद मैं यहाँ से ड्राइव चेंज करता हूँ, जी, डी ड्राइव में आ जाए। चलिए जी, आपको समझाने के लिए मैं इस विंडो को थोड़ा सा कर लेता हूँ बड़ा, और मैं ये कहता हूँ कि हम एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। मैंने न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, आपने देखा मैंने कहाँ से न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, यहाँ से। अब वो क्या पूछ रहा है, न्यू फोल्डर। आप जब भी न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट हर दफ़ा नए फोल्डर का नाम बाय डिफ़ॉल्ट न्यू फोल्डर रखेगा, ठीक है। सो ये वो नाम नहीं है जिस पे हम इन्हिसार कर सकते हैं। सो हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम अपना ही रख लेते हैं फोल्डर का नाम। अगर आप कैपिटल लेटर्स में बनाना चाहते हैं तो कैप्स लॉक ऑन कर लो, ऑनलाइन डैश MS वर्ड क्लासेस। चलिए जी, मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया जी कि ऑनलाइन MS वर्ड क्लासेस हो रही हैं, उन्हीं की ये लिए हमने फाइलें सेव
करनी है तो यहाँ पर आप कोई भी नाम रख सकते हो, इसे डबल क्लिक करें और मैं ये कहता हूँ ये मेरा पहला लेक्चर है। सो हमने इस फाइल का नाम रख लिया लेक्चर 1। ओके, ठीक है। अभी हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, ठीक है, यहीं पर फाइल को सेव कर लेते हैं। कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आथर कौन है जी इसका? मोहम्मद अली मलिक। टैग्स क्या हैं? ठीक है ना, टैग्स क्या होते हैं? टैग्स ये होते हैं कि आप अपनी फाइल के अंदर जिस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन रख रहे हो उसके मुतालिक कोई टैग डिफाइन कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेव फाइल। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको फ़ाइल ढूंढने में फिर आसानी होती है, ठीक है। टाइपिंग, अब मैंने इसके दो कंटेंट्स टाइप कर दिए हैं कि इसके अंदर इस तरह का कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? अपनी फाइल को कोई टाइटल देना है, टाइटल भी दे सकते हो, ठीक है। सेविंग एंड टाइप, ये क्या चीज़ें हैं? ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें। ये ऐसी जैसे आपके पास एक फ़ाइल कवर होता है तो उसके ऊपर कोई कैप्शंस वगैरह लिख के लगा लेते हो ताकि उस फाइल को ढूंढने में आपको आसानी हो, ठीक है। दीज ऑल कॉल्ड कैप्शंस। इसका फाइल के नाम से कोई ताल्लुक नहीं है, फाइल के कंटेंट के साथ भी इसका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है? सेव थंबनेल। अच्छा जी, सेव थंबनेल से क्या मुराद है? सेव थंबनेल से मुराद ये है कि आप जब फाइल को सेव करेंगे ना तो आपको आइकन नज़र आएगा। अब दो तरह से आपको आइकन नज़र आते हैं। एक तो डब्ल्यू का आइकन बना होगा, वो रिप्रेजेंट करता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है। एक ये होगा कि आपने उसमें जिस तरह का काम किया होगा ना वही वाला इमेज उस पर नज़र आना, बिल्कुल उसी तरह जैसे थंबनेल आता है ना आपका यूट्यूब के ऊपर, वीडियो चलने लगती है तो एक थंबनेल पहले नज़र आ रहा होता है उसके ऊपर। सो आपकी फ़ाइल का कंटेंट में से कोई डाटा उठा के वो उसको थंबनेल असाइन कर देता है, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको ज़रा पहचान हो जाती है कि इस फाइल में डाटा किस तरह का बना हुआ है। लेकिन इसमें फ़ाइल का साइज़ बढ़ जाता है। लाजमी बात है जब उसमें फ़ाइल के साथ थंबनेल अटैच करना है तो कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप थंबनेल देना चाहते हैं। मैंने लेक्चर 1 रख दिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? टूल्स, इस पर क्लिक कीजिए। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? सेव ऑप्शंस। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? जनरल ऑप्शंस। जनरल ऑप्शंस में आए जी, यहाँ पे क्या बता रहा है वो आप? अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्शंस भी कर लें, प्रोटेक्टेड फ़ाइल बनाएं कि कोई भी बंदा हमारी फ़ाइल को खोल के उसका कंटेंट ना देख सके, तो हम उसको पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है पासवर्ड टू ओपन और एक होता है पासवर्ड टू मॉडिफाई, ठीक है। यानी हम यूँ समझ लेते हैं कि हम अपने घर के बाहर एक लॉक लगाना चाहते हैं। दो तरह के लॉक हैं, एक लॉक है जो कि की से खुलता है और एक लॉक है जो की के बगैर ही खुल जाता है। तो की के बगैर वाले लॉक का तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें, तो फिर हम लगाते क्यों हैं? देखिए उन्होंने आपको चॉइस दी है कि आप 100% सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो पासवर्ड टू ओपन वाला पासवर्ड लगाएं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फाइल नहीं खोल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बस गई फाइल आपकी। लेकिन अगर आप पासवर्ड टू मॉडिफाई लगाएंगे और आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आप अपनी फ़ाइल को पासवर्ड के बगैर खोल तो सकेंगे मगर उसमें चेंजेस नहीं कर सकेंगे। अब सिक्योरिटी लूप होल के हवाले से देखें तो पासवर्ड टू मॉडिफाई तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपको खदशा हो कि आप अपनी फ़ाइल का पासवर्ड भूल सकते हैं तो आप पासवर्ड टू मॉडिफाई लगा सकते हैं। सो हम रेकमेंड करते हैं कि आप पासवर्ड टू ओपन लगाएं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि आपकी फ़ाइल का जो पासवर्ड होता है ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव से क्या मुराद है? केस सेंसिटिव से ये मुराद है कि अगर आपने कैपिटल लेटर्स में पासवर्ड को सेट किया हुआ है तो जब आप फाइल खोल रहे होंगे तो आपको उस केस का ध्यान रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैंने फ़ाइल का पासवर्ड रखा मोहम्मद अली और मैंने मोहम्मद का एम कैपिटल किया और अली का ए। तो जब मैं फ़ाइल ओपन कर रहा हूँगा और वो मुझसे पासवर्ड पूछेगा तो मुझे याद रखना है कि मैंने एम कैपिटल किया था और ए कैपिटल किया था, ओके। लेकिन अगर आप न्यूमेरिक्स में कोई पासवर्ड रखेंगे तो वो केस सेंसिटिव उस पर तो एप्लीकेबल नहीं है। सो फिलहाल मैंने क्या किया जी, इसका पासवर्ड रख दिया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। और फिर क्या किया हमने? ओके। पासवर्ड आप जब भी टाइप करेंगे आपने याद रखना है, आप जानते ही होंगे, ये छोटी सी एक बात है कि पासवर्ड पहली दफ़ा टाइप करते हैं, दूसरी दफ़ा कंफर्म करते हैं। जो री एंटर है बेसिकली ये कंफर्म कर है, दोबारा से 1 2 3 टाइप कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अभी क्या हुआ? टूल्स में जाकर हमने इस फाइल को पासवर्ड भी लगा दिया है, यानी इस फाइल को कोई भी पासवर्ड के बगैर ओपन नहीं कर पाएगा। जी लेक्चर
वन फाइल का नाम है, सेव का बटन दबा दीजिए, फाइल सेव हो चुकी है। लेक्चर के शुरू में मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, ज़रा याद कीजिए। फाइल क्लोज करने का शॉर्टकट क्या था? यस जी, कंट्रोल F4। आप कंट्रोल F4 प्रेस कीजिए। सो आपकी फाइल बंद हो गई। अब हम ज़रा फाइल को ओपन करना चाहते हैं। सो फाइल को खोलने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। फाइल में जाएं, यहाँ पर ओपन लिखा हुआ आ रहा है, ओपन पे जाएं। वही सीन आ गया दोबारा से आपके पास सामने। फिर जिस पीसी में जाएं, एक तो ये तरीका हो गया। उसी तरह का तरीके से कहाँ जाएंगे? पीसी में किस जगह पे सेव किया था हमने? डी पे। डी के बाद फिर हमने क्या किया था? ऑनलाइन MS वर्ड क्लासेस। ये फाइल आ रही है, चलिए इसे फिलहाल मैं खोल नहीं रहा, कैंसिल करता हूँ। अब ज़रा दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक ओपन का भी आइकॉन बनाया था, शायद नहीं बनाया था, बना लेते हैं जी ओपन। ठीक है, ये आपको मैंने सिखा दिया था शुरू में। सो यहाँ से ओपन पे क्लिक करें। ज़रा थोड़ा से स्टेप सेव हो गए, क्विकली हम आगे चलें। इससे भी जल्दी आप आना चाहते हैं, कंट्रोल O, ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया ओपन करने का। ठीक है, सीधे ही आप उधर आगे। वैसे तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो रिसेंट फाइल है वो यहाँ पर नज़र भी आ रही है, लेक्चर 1। लेकिन अगर आपको ये फाइल ना हो, कोई और हो, तो आपने जिस पीसी में जाना है, जिस पीसी से वापस जिस लोकेशन पे फाइल है, ये आप जानते हैं जी। ठीक है, हम अपनी फाइल को खोल रहे हैं। सो ऑनलाइन, और यहाँ से हम इसे खोल लेते हैं। क्या हुआ जी? रुक गई फाइल, अभी भी नहीं खुली, और वो ये कह रहा है कि पासवर्ड बताएं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई आ रही है, DOCX। अच्छा, ये DOCX क्या है? जब तक ऑफिस का ये नया इन्वायरमेंट नहीं आया था, उस वक्त तक जो फाइल की एक्सटेंशंस होती थी वो DOC होती थी। और उस वक्त जो फाइल के साइज़ थे वो ज़रा बड़े बनते होते थे। तो इसमें उन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स ऐड कर दिए। एक स्पेशल फ़ीचर इसमें ऐड हुआ कि जब भी आप फाइल को सेव करेंगे ना, तो आपकी फ़ाइल कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस का मतलब श्रिंक हो जाएगी, यानी जो आपने कंप्रेशन सॉफ्टवेयर लगाकर अपना डाटा कंप्रेस करना है, श्रिंक करना है, वो फीचर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने इसके अंदर ही शामिल कर दिया। सो ये एक्स की एक्सटेंशन उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो DOCX होती है। सो यहाँ पर हमने 1 2 3 टाइप किया, देन जी, गॉट इट। फाइल खुल गई हमारी। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स ऑन थे। कोई बता सकेगा मुझे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कैसे ऑफ करें हम? चाहें तो पैराग्राफ में पैराग्राफ के निशान को क्लिक कर दें, और चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट डायरेक्ट करके से। चलिए, अब ज़रा बात कर लेते हैं सेव और सेव एज के डिफरेंस की। अब हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करने जा रहे हैं। प्लान ये हुआ है कि इंशाल्लाह 1 घंटे का लेक्चर मैं रिकॉर्ड किया करूँगा। देखते हैं कितने नंबर ऑफ़ आवर्स में ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, सो जल्दी कोई नहीं है, और चीज़ों को स्किप भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को प्रोफेशनली इस्तेमाल करने का तरीका भी सिखाना है। फाइल में आए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? सेव। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? सेव एज। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देखना है। देखिए, पहली दफ़ा जब फाइल सेव करें, अब देखें, अब डॉक्यूमेंट 1 नहीं लिखा हुआ आ रहा। अब मैं माउस टाइटल बार में रखा हुआ है, लेक्चर 1 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस फाइल में कुछ और चेंजेस करता हूँ। मिसाल के तौर पर चेंजेस करने का मतलब यही नहीं होता कि हम कुछ एडिशन करें, हम कुछ रिमूव भी कर सकते हैं। ये भी तो चेंजेस हैं। ठीक है, सो मैंने रिमूव कर दिया, ये चेंजेस है। फॉर एग्जांपल, ये भी तो चेंजेस हैं कि मैंने इसका कलर ब्लैक से रेड कर दिया, ये भी चेंजेस हैं। यानी फाइल में कोई भी एडिटिंग होगी, ये सब चेंजेस हैं। अब हम चाहते हैं इस फाइल को दोबारा सेव करें। अब हमारे से इनमें दो बातें हैं। क्या हम इस फाइल को लेक्चर 1 में ही सेव करना चाहते हैं? क्या हम इस फाइल को उसी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं? और क्या हम इस फाइल को अभी भी पासवर्ड के साथ ही सेव करना चाहते हैं? यानी पुरानी प्रॉपर्टीज़ के साथ ही फाइल सेव करनी है, कि फ़ाइल सेव करने की कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है? अगर तो आप चाहते हैं कि फ़ाइल सेव करने की कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो आपको सेव एज़ में जाना है अब। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि पुरानी ही फाइल में लेक्चर 1 के ही नाम से उसी लोकेशन पर तमाम प्रॉपर्टीज़ वही प्रॉपर्टीज़ के साथ फाइल सेव हो जाए, तो फिर हम सेव एज़ की बजाय सेव भी कर सकते हैं। अब सेव में और सेव एज़ में क्या फ़र्क होगा? अब जब भी सेव एज़ में जाएंगे, वो प्रॉपर्टीज़ की विंडो आपके सामने खुलेगी। सेव एज़ का भी आपको एक क्विक शॉर्टकट बता रहा हूँ, F12। तो वो भी क्विक शॉर्टकट है। आपने देखा पहले हम कहाँ गए थे? फाइल में, फिर सेव में, फिर आगे जा रहे थे, कहीं जाके यहाँ पहुँचते थे। सो ये क्विक शॉर्टकट है सेव एज़ का। सेव का नहीं है, सेव एज़ का है। F12 कौन सी की है? जी जी, F12 की है। ठीक है,
सो हम सेव एज करेंगे तो प्रॉपर्टी विंडो खुल जाएगी कि भाई बताओ क्या करना है, लोकेशन चेंज करनी है, नाम चेंज करना है, टूल्स में से कोई ऑप्शन चेंज करनी है। हमने कहा नो, हमने इसी फाइल के अंदर सेव करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई फाइल में जाओ, सेव पे जाओ। सेव का भी शॉर्टकट देख लेते हैं। सेव का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल एस होता है। और सेव करने से कोई स्क्रीन पे कुछ चेंज नज़र नहीं आएगी आपको। सिर्फ स्टेटस बार में अगर आप देखेंगे तो एक प्रोग्रेस बार जल्दी से आएगी और चली जाएगी। कंट्रोल एस, ठीक है। वो नीचे देखें, वर्ड इज सेविंग, यानी आपको डिफरेंस पता लग गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। तो सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है ये हमने देख लिया। और आई थिंक सो आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज का लेक्चर कहाँ पे वाइंड अप किया है। तो लास्ट टॉपिक क्या था हमारा जी, सेव और सेव एज, ठीक है। ताकि अगला लेक्चर हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इसको चूज़ कीजिए, यहाँ पर आए, यहाँ से आकर इसको बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं येलो, ताकि याद रहे कि हमने ये टॉपिक क्लोज किया था। चलिए एक जाते जाते एक चीज़ और देख लेते हैं। इस फाइल को भी पासवर्ड लगा हुआ है। अगर मैं आपको सिर्फ ये एक असाइनमेंट दे दूँ, या मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बता दीजिएगा कमेंट करके कि मैं आपको सिर्फ ये असाइनमेंट दूँ कि यहाँ तक आपने प्रैक्टिस करनी है और फिर फाइल का पासवर्ड भी आपने रिमूव कर देना है और फाइल को सेव करना है। यानी आप जब इस फाइल को दोबारा से सेव करें तो इसको पासवर्ड ना लगा हुआ हो। तो क्या आप ये सब कर पाएंगे? देखते हैं अगले लेक्चर में आप मुझे क्या बताते हैं इस सिलसिले में, ठीक है जी। सो लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे हम क्लोज़ कर रहे हैं। इस लेक्चर का सेकंड एपिसोड लेकर इंशाल्लाह हम दोबारा से मंसूर शेरवानी साहब के चैनल पर आएंगे, ठीक है। और आई होप सो कि इसको मैं कंसिस्टेंटली रिकॉर्डिंग दूंगा। सेकंड लेक्चर इसका कल इंशाल्लाह होगा। इस लेक्चर को हम अभी अपलोड करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो नए व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर ट्रेनिंग्स भी आ रही हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी एजुकेशन भी आप देख रहे हैं इसमें ऐड हो गई है। सो क्लोज़ करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।